ऐसे क्लाइंट्स के सामने कभी भी आप रेट्स की बात मत कीजिए। अगर आपने रेट्स की बात करी तो वो सिर्फ उसी पे बात करेंगे। जब आप क्लाइंट से मीटिंग करते हैं ना, उस टाइम आपको सबसे ज़्यादा मतलब ध्यान से चीज़ें सुननी चाहिए, क्योंकि आप उसी टाइम ही क्रैक कर सकते हो, उसके बाद कभी नहीं कर पाओगे, उससे पहले कभी नहीं कर सकते हो। मैंने जहाँ इंटर्नशिप करी थी उन आर्किटेक्ट्स, मैं नाम ले सकता हूँ, डिज़ाइन डूडल स्टूडियो है वो, वहाँ पे काम करने के बाद मेरे को पता पड़ा कि ऐसे भी डिज़ाइंस होते हैं, चीज़ बनाती है। और वास्तु एक टोटली डिफरेंट थिंग थी पहले, बट अब जब से ये नया कल्चर चला है वास्तु का ना, इसको बहुत अलग चीज़ बना डर का धंधा बना दिया, डर का धंधा बना दिया है। मतलब मेरा ना पर्सनली ऐसा है कि मेरे को ना लाइफ में बहुत चुल चाहिए, मैं एक स्टेबल चीज़ पे रह ही नहीं सकता, मुझे रोज़ कुछ ना कुछ नया चाहिए। चाह रहा हूँ जो मैंने प्लान्स बना रखे हैं, मैं उनको सोच सोच के ही मैं सो नहीं पाता हूँ। मुझे 3 बज जाती है, 4 बज जाती है, मैं सब फ़ोन साइड में है पर नींद नहीं आ रही, क्योंकि मेरे ड्रीम्स इतने बड़े। अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट आया है, क्लाइंट की नीड ही वो नहीं है, तो आप उसको अपनी डिज़ाइन लैंग्वेज कैसे पिच कर सकते हो? क्योंकि आपने रिसेंटली एक प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, रिसेंटली तो नहीं, साल भर हो गया शायद, सनी चोपड़ा का। तो ऐसे क्लाइंट्स कैसे मिले लोगों को, वो बताओ। नमस्कार निश्चय सर, कैसे हैं आप? बस बढ़िया, तुम बताओ कैसे हो? सर एकदम बढ़िया। तो आप 9 बजे आए अपने आर्किटेक्चर फर्म से। यस। तो बढ़िया तो चल रहा है आपका, कह सकते हो। सर तो स्टार्ट करते हैं कि आपने आर्किटेक्चर चूज क्यों किया, मतलब पहुंचे कैसे वहां तक? ठीक है, बैकग्राउंड से। आर्किटेक्चर मैंने क्यों चूज़ करा? मैंने चूज़ तो ये करा नहीं है, मैं ऑटोमेटिकली आर्किटेक्चर में आया हूँ, बहते चले गए। बहता चला गया, क्योंकि मेरी जो फैमिली है वो पूरी आर्किटेक्चर बैकग्राउंड से ही है। मतलब आप मानो जो मेरे पर दादाजी हैं वो पीडब्ल्यूडी में आर्किटेक्ट्स थे, फिर उसके बाद मेरे दादाजी पीडब्ल्यूडी में ही आर्किटेक्ट लगे। उसके बाद मेरे डैड ने डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर करा, वो सेल्फ टॉट आर्किटेक्ट हैं, उनकी खुद की फर्म है। तो मेरा जो बचपन है वो बिल्कुल आर्किटेक्चर से घिरा हुआ रहा। मैंने हर चीज़ आर्किटेक्चर की देखी, फ्रॉम प्लान, सेक्शन, एलिवेशंस, क्लाइंट से कैसे डील कर रहे हैं डैड, और क्या डिजाइन्स बन रहे हैं। मतलब आर्किटेक्चर में आने से पहले आपको सब चीज़ें पता थी, मुझे प्लान्स क्या होता है, सेक्शन क्या एग्जैक्टली। होता है। तो मुझे काफ़ी फैसिनेटिंग लगती थी ये चीज़ें शुरू से ही, बचपन से, कि यार ये चीज़ें हैं क्या। क्योंकि जैसे पेरेंट्स जो पेरेंट्स जो करते हैं, बच्चा हमेशा फैसिनेट रहता है कि ये चीज़ क्या है। तो सेम सीक्रेटली एडमायर कर रहे होते हैं। यस एग्जैक्टली। तो सेम उसी को मैं फैसिनेट था कि आर्किटेक्चर है क्या, ये चीज़ें होती क्या। हम डैड के फ्लोर प्लान्स को लेके कॉपी करते थे ऐसे पेंसिल से, अपने नॉर्मल जो भी नोटबुक होती है उसके अंदर। फिर हम डैड को दिखाते थे कि यार पापा ये चीज़ बनाई है, ये कैसी है, मम्मी ये चीज़ बनाई है कैसी है। तो मेरी मम्मी भी मतलब आर्ट बैकग्राउंड से ही हैं, शी इज़ इन मास्टर्स इन फाइन आर्ट्स। तो एक तरीके से आप मानो बिल्कुल जो बैकग्राउंड था, जो एनवायरनमेंट था, वो ही हमको आर्किटेक्चर आर्ट से रिलेटेड रहा है। तो वो चीज़ मेरे को काफ़ी हेल्प करी है आर्किटेक्चर में आने के लिए। किसी ने फोर्सफुली पुश नहीं करा था कि तुम्हें यही करना है। वो हमारा इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली बचपन से इतना डेवलप हुआ कि अब खुद से ही हम आर्किटेक्चर में घुसे हैं। इनफैक्ट मेरा छोटा भाई, छोटी बहन और दीदी तक भी इसी लाइन में, इसी फील्ड से रिलेटेड है, सॉर्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। यस एग्जैक्टली। तो फिर उसके बाद आपने कॉलेज किया और आपने कॉलेज में अपना काम स्टार्ट कर दिया। यस। और आपने निकलती प्रॉपर्ली अपनी फर्म रजिस्टर कराई, निकलती। तो कहीं ना कहीं हमारे इंडस्ट्री में एक ट्रेंड है कि हम सोचते हैं कि पहले एक्सपीरियंस लेंगे फिर स्टार्ट करेंगे। कई तरह के लोग सोचते हैं। हमने पुराने पॉडकास्ट में बात करी है उदित सर से। तो आपका इसमें क्या मानना है? आपने तो निकलते स्टार्ट करी। मेरा थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। क्वेश्चन और ऐड कर देता हूँ, इसमें कॉन्फिडेंस कैसे आया कि अपना कर सकते हो? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इसमें थोड़ा सा अलग है। मुझे प्रैक्टिकलिटी से ज़्यादा चीज़ें समझ आती हैं बजाय थियोरेटिकली। तो जब मैं कॉलेज में गया, फर्स्ट ईयर ठीक है, सबका सेम होता है, चीज़ें जानने लगते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है, कैसे कर सकते हैं चीज़ें। बट कॉलेज में ये कभी सिखाया नहीं गया कि आप बिजनेस कैसे करेंगे या आर्किटेक्चर फर्म कैसे खोलेंगे। बट ये ज़रूर सिखाया गया है कि आपको जॉब करनी है, एक्सपीरियंस लेना है, बट उसके बाद का क्या किसी ने कुछ नहीं बताया। तो मेरा थोड़ा सा ये था थॉट कि मेरे को पहले
जो चीज़ मैं पढ़ रहा हूँ वो मेरे को प्रैक्टिकल करना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे को नहीं समझ आती। ये मेरा पर्सनली है या सबका भी हो सकता है कि चीज़ें समझने के लिए मुझे उस चीज़ में घुसना तो पड़ेगा एक बार। तो मैंने जो पढ़ा वो मैंने प्रैक्टिकल करना चाहा। तो मैं मेरे डैड के साथ जुड़ा कोविड के टाइम में ही। तो डैड ने मुझे एक प्रोजेक्ट दिया कि ये प्रोजेक्ट करना है। तो वहाँ से मेरा, जैसे मैंने वो प्रोजेक्ट करा, वहाँ से ऑटोमेटिकली एक मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ कि यार मैं ये कर सकता हूँ। क्योंकि आपको उस टाइम ही पता पड़ जाता है कि आपका फ्यूचर क्या है। जैसे आप प्रोजेक्ट करते हो, अगर आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया कि मैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट कर सकता हूँ, तो आप मान लीजिए आप आगे कंटिन्यूशन में रहेंगे। बट आप फर्स्ट प्रोजेक्ट पे ही डाउट कर देंगे कि यार मेरे से नहीं होगा, मैं कैसे करूँगा, ये हो भी सकता है या नहीं हो सकता है, या ये प्रैक्टिकली चीज़ें पॉसिबल हैं जो मैं बना रहा हूँ। तो वहाँ से आपको एक कह सकते हो लाइन मिल जाती है कि मेरे को किस और जाना है। बिल्कुल ठीक बात। फिर आप उसके बाद फिर भी आपके पास ऑप्शन था कि अपने पापा की फर्म ज्वाइन कर सकते थे आप, यस। और उसी लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हो। ऑब्वियसली अभी बढ़ा रहे हो आप, बट नॉट इन सेम सिटी। फिर आप अब नोएडा आ गए, तो कहीं ना कहीं बड़े शहर में आके आपने रिस्क भी लिया। एक सेटअप बिजनेस था, फिर भी उसको छोड़ के आप यहाँ पे आए। सो इसका कॉन्फिडेंस? इसके लिए मैं ये कहूँगा कि मेरा पर्सनल जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि जैसे हमारे 3 टायर सिटीज़, 2 टायर सिटीज़, फर्स्ट टायर सिटीज़ होती हैं, उसमें मेन जो तुम्हारा रोल रहता है कि मेरे को बाहर आना है या नहीं आना है, वो है गोल का। है जो मेरे गोल्स थे, जो मेरे को अचीव करना था, जो मेरा एम था, मैं उस एम को मैं उस जगह रह के नहीं कर सकता था, क्योंकि वो एक लिमिटेशंस है वहाँ पे। बट उस लिमिटेशंस को मेरे को तोड़ना था, क्योंकि मेरे गोल्स और एम्स बहुत बड़े थे। उस तक पहुंचने के लिए मेरे को उस जगह जाना पड़ेगा जहाँ पे मेरी एक्सेप्टेंस है उस चीज़ की जो मैं कर रहा हूँ, मेरी उसकी वैल्यू है जो मैं कर रहा हूँ। तो जो मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ, जो मैं करना चाहता हूँ, जो मेरे गोल्स हैं, वो अचीव करने के लिए मुझे मेरी सिटी से बाहर निकलना ही पड़ेगा। तो मैं, जो भी बंदा है, मतलब जो भी अपनी लाइफ में जिसके गोल्स बड़े हैं, जो चाहता है कि मैं मेरे गोल्स को अचीव कर लूँ, वो बंदों के लिए ये है कि आप बाहर निकलिए अपनी सिटी से, तभी आप उसको अचीव कर सकते हैं। बट जिनके गोल्स इतने बड़े नहीं हैं कि मेरे को मतलब इंडिया का टॉप आर्किटेक्ट नहीं बनना, इंडिया में टॉप कुछ चीज़ नहीं करनी, बट मैं अपनी जगह रह के अपने टॉप पे पहुंचना चाहता हूँ, वो उनके लिए अपनी जगह बेस्ट है। तो ऐसे कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं है कि हर बंदे को बाहर ही आना चाहिए या हर बंदे को वहीं रहना चाहिए। सबके अपने गोल्स पे ही डिपेंड करता है कि आप क्या चाह रहे हो अपनी लाइफ से। तो ये एक चीज़ थी। और आपके दिमाग में वो भी रहा होगा ना कि आपके पापा ने तो सिटी पूरी कवर कर ली, तो आपके मतलब आगे बढ़ते हैं। वो एक शुरू से रहा है, क्योंकि पापा ने नियर बाय सिटीज़ जो थी वो कवर कर ही चुके थे। और कहीं ना कहीं हो सकता है मन में रहा हो आपके कि आप वहाँ करोगे, आपके लिए ईजी पड़ जाएगा। वो एक सबसे बड़ा फैक्टर ये था, चैलेंज नहीं है कुछ वहाँ। मेरे को मतलब मेरा ना पर्सनली ऐसा है कि मेरे को ना लाइफ में बहुत चुल चाहिए। मैं एक स्टेबल चीज़ पे रह ही नहीं सकता, मुझे रोज कुछ ना कुछ नया चाहिए। मुझे ये है कि अगर मैं आज कुछ नहीं कर रहा हूँ ना, तो मैं बहुत लेजी हूँ। मतलब मुझे ऐसा चाहिए कि मेरे को अभी कुछ करना ही करना है, क्योंकि मेरी ना हैबिट बन चुकी है। जो मैंने 3-4 साल डैड के साथ फ्री में काम करा है ना, मेरे को आदत बन चुकी है कि काम करना है, चाहे वो रात के 2 बज रही हो, 3 बज रही हो। और एक और ये है कि ये मॉम की तरफ से मेरा कि जब तक मेरा काम ख़त्म नहीं होता ना, मैं उठता नहीं हूँ। अब उसको मैं चाहे पूरा दिन लगा दूँ, चाहे पूरी रात चली जाए, या 2 घंटे में भी हो रहा है वो चीज़, वो कंप्लीट करके ही उठूँगा मैं। तो ये थोड़ा सा एक पर्सनल चुल होती है, हर किसी में होती है, और वो होनी बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छी क्वालिटी है। तभी आपका मतलब आप जो करना चाह रहे हैं ना, वो आप उसको अचीव कर पाओगे। जब तक आप में वो पैशन ही नहीं है, आप उसको इतना अगर लाइटली लोगे किसी चीज़ को, तो आप अपना पैशन कभी वो आगे बढ़ नहीं पाओगे, जो चाह रहे हो वो अचीव नहीं कर पाओगे। बट आप में है कि यार मैं उसके बिना रह ही नहीं सकता। मतलब मेरे को रात में नींद ही नहीं आती है जब तक मेरा पूरा डिज़ाइन खत्म ना हो जाए। मतलब मैं जो गोल्स अचीव करना चाह रहा हूँ, जो मैंने प्लान्स बना रखे हैं, मैं उनको सोच सोच के ही मैं सो नहीं पाता हूँ। मुझे 3 बज जाती है, 4 बज जाती है, मैं सब फ़ोन साइड में है, पर नींद नहीं आ रही, क्योंकि मेरे ड्रीम्स ही इतने बड़े हैं। सही बात है। सो आपने कितने प्रोजेक्ट कर लिए अभी तक? ऐसे अगर पूछोगे तो नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स बहुत हो चुके हैं, क्योंकि फिर भी जो आपको लगता है अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, इतने क्वांटिटी हो गए हैं?
जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं वो सिर्फ नंबर्स ऑफ प्रोजेक्ट्स ही हैं, क्योंकि डैड के साथ जो प्रोजेक्ट्स करे हैं, क्योंकि वहाँ मानो सिर्फ अब जैसे छोटी सिटीज़ है तो वहाँ इतना डिज़ाइन की वैल्यू नहीं है। नहीं, मैं उनमें काउंट कर रहा हूँ जो आपको मिले प्रोजेक्ट्स, आपने ढूंढे जो। ठीक है, वो मेरे दो अलग तरीके के सेगमेंट्स हैं। जैसे जो डैड का है वो नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स अगर मैं बनाऊँ तो वो 300+ है। हाँ, और अगर जो मेरे पर्सनल प्रोजेक्ट्स हैं जो मैंने जो कि आते हैं मिश्रा एसोसिएट्स के अंदर। हाँ, जो मिश्रा एसोसिएट्स जो मेरे डैड की फर्म है हाँ। उसके अंडर आते हैं, तो वो 300+ प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें मैं काउंट करूंगा तो सिर्फ 1-2 प्रोजेक्ट जो मैं डिज़ाइन में खेल पाया, कुछ कर पाया जो मैं चाह रहा था। बट जो मेरे पर्सनल प्रोजेक्ट हैं वो अराउंड 30-40+ प्रोजेक्ट्स हो चुके हैं, और विद इन 2 ईयर्स, 2 ईयर्स भी नहीं बोलूँगा, विद इन 1 ईयर ही था। बहुत अच्छा नंबर। बहुत, ये मतलब बाय लक है, लक ही मेन मैटर करता है कि मतलब इतने कम टाइम में इतना नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स मिल गए, वो भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं बहुत छोटी सिटी से आता हूँ और यहाँ पे आके इतने बड़ी सिटी में आके इतने बड़े कंपटीशन में आके ये नंबर अचीव करना तो बहुत एक बाय गॉड ग्रेस ही है। तो इसमें अभी तक आपने अपना खुद का डिज़ाइन लैंग्वेज डिफाइन कर पाया कि आपके प्रोजेक्ट्स हैं तो वो देख के समझ जाए कि यार ये तो वीआर की स्टूडियो का है? देखो, जो मेरा थॉट है वो ऐसा है कि डिज़ाइन लैंग्वेज ठीक है सबकी होती है, वो ना एक कह सकते हो मिसकंसेप्शन है कि आप अपनी डिज़ाइन लैंग्वेज बना रहे हो। अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट आया है, क्लाइंट की नीड ही वो नहीं है, तो आप उसको अपनी डिज़ाइन लैंग्वेज कैसे पिच कर सकते हो? सही बात। अब क्लाइंट ही जो आएंगे आपके पास, एक क्लाइंटेज बनाता है आपकी डिज़ाइन लैंग्वेज, आप अपनी डिज़ाइन लैंग्वेज नहीं बनाते हो कभी। जैसे अगर आपने जिस डिज़ाइन लैंग्वेज पे एक प्रोजेक्ट करा वो बाय चांस वायरल हो गया, तो उसको उसकी लाइकेबिलिटी वाले जो क्लाइंट है वही आपको रीच करेंगे, तभी आपका एक डिज़ाइन लैंग्वेज बनता है। तो मेरा मानना तो ये है कि अगर आपके पास जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, अगर शुरू में होता है आप डिज़ाइन लैंग्वेज नहीं निकाल पाते हो अपनी, और शुरू में कितने फर्म्स होती हैं कि शुरू में ही अपनी डिज़ाइन लैंग्वेज बना लेती है, तो वो उसी सेगमेंट में रह जाते हैं। बट मैं खुद चाहूँगा कि मैं इसी सेगमेंट में हूँ जो मैं ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकूँ, क्योंकि मेरे को नंबर ऑफ प्रोजेक्ट से मतलब नहीं है, मुझे मतलब है कि मैं कितना एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। एक्सपेरिमेंट से ही आप कुछ अचीव कर पाते हो ज़्यादा। सही बात है। ठीक है, जो कर रहे हैं वो अच्छी बात है, अपनी उस पे हैं, पीक पे हैं, बट कहीं ना कहीं पर्सनल चॉइस आ जाता है। पर्सनल चॉइस पे डिपेंड करता है और क्लाइंट पे भी मैटर करता है कि आप कुछ आर्किटेक्ट जैसे लुई आई खान की बिल्डिंग देखेंगे, वो समझ ही आ जाता है, स्ट्रॉन्ग ज्योमेट्रिकल शेप होंगे, कहीं रेक्टेंगल। जैसे ज़ाद ईद है, ज़ाद ईद का उसमें प्ले करती है, बट ज़ाद ईद ऐसा नहीं कि कर्व्स में प्ले कर रही है, वो उसके और भी प्रोजेक्ट्स हैं जो वो नहीं हाईलाइट वो प्रोजेक्ट्स हैं, लोगों ने कंसेप्शन बना लिया कि ऐसे ही करते हैं। यस। और अभी आपने रिसेंटली एक प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, रिसेंटली तो नहीं, साल भर हो गया शायद, सनी चोपड़ा का। तो ऐसे क्लाइंट्स कैसे मिले लोगों को, वो बताइए। वो तो देखो बाय लक ही मैं बोलूँगा, क्योंकि उसको मैंने कभी अप्रोच करा नहीं था स्टार्टिंग में। मेरा एक क्लासमेट था, उसने बस ऐसे ही मेरे को, उसने कोई स्टोरी वगैरह डाली हुई कि हम नीड एन आर्किटेक्ट, तो उसने जस्ट मुझे शेयर करा, मैंने एज ए कैजुअली अपना वर्क उसको शेयर कर दिया जो मैं 4 साल से करता आ रहा था। तो उसके पास पहले से एक इटली का आर्किटेक्ट था, एक दिल्ली का आर्किटेक्ट था और एक मुंबई के आर्किटेक्ट्स को वो अप्रोच कर चुका था। बट जो लास्ट में फिर मैं आया था, जब मैंने उसको अप्रोच करा तो उसको बाय चांस मेरा डिज़ाइन पसंद आ गया, फिर हमने आगे उससे प्रोसीड किया। तो आपने एज ए आर्किटेक्चर स्टूडेंट सारे आर्किटेक्ट को हरा दिया कह सकते हो। बट वो थे वेल नोन आर्किटेक्ट्स थे, दिल्ली, मुंबई और इटली के, और मैं तो उस टाइम आर्किटेक्ट स्टूडेंट ही था। बट वो एक मेरा टर्निंग पॉइंट कह सकते हो, जिसने मतलब पूरा सेगमेंट ही बदल दिया मेरा कि मुझे किस में जाना है, कैसा करना है। थॉट्स ही चेंज हो जाते हैं जब आप एक मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, कि आप जब कुछ नया एक्सप्लोर कर लेते हो तो आपके थॉट्स बहुत बदल जाते हैं। जो मैं पहले था अब वो मैं उस थॉट से रह ही नहीं सकता, मतलब बहुत डिफरेंस आ जाता है यार। वो प्रोजेक्ट्स का लेवल ही बढ़ गया ना, लेवल भी बढ़ जाता है, फिर आपके थॉट्स इतने चेंज हो जाते हैं कि आप बहुत एक्सप्लोर करना चाहते हो लाइफ में। अब जैसे मैंने एक इन्फ्लुएंसर का करा है, तो मैं और इन्फ्लुएंसर्स को अप्रोच करना चाह रहा था कि मैं अप्रोच कैसे करूं, एक हो गया।
अब वो बाय लक था, जैसा भी था हो गया। और आपने भिलवाड़ा में वहाँ के क्लाइंट से फेस टू फेस बात करी है भिलवाड़ा में? जैसे यहाँ पे आप क्लाइंट को हैंडल करते हो नोएडा में, कहीं ना कहीं अलग क्लाइंट है यहाँ के, और छोटे शहर के क्लाइंट एकदम ही अलग होते हैं, तो उसमें आप डिफरेंस क्या फील हो आपको, क्या डिफिकल्टी है, कौन इजी क्लाइंट्स हैं? जो छोटी सिटीज़ वाले क्लाइंट्स होते हैं वो इजी क्लाइंट्स होते हैं, क्योंकि उनकी नॉलेज कम होती है। सबसे बड़ी बात तो ये है। नॉलेज से कम मेरा मतलब एक्सपोजर कह सकते हो, क्योंकि उनको इतनी चीज़ें नहीं पता होती है। उनको ठीक है टैकल करना बहुत मुश्किल है, बट उनको कि डिज़ाइन फाइनल करना उनके लिए, मतलब कि उनको डिज़ाइन प्रेजेंट करना, एक बार में फाइनल कराना, वो ईजी है। बट जहाँ पे जैसे ही आप बड़ी सिटीज़ में आते हो, उनके पास एक्सपोजर आपसे पहले से ही सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि वो चीज़ें देख चुके हैं, उनको सारी चीज़ें पता है, मटेरियल्स तक की नॉलेज होती है यहाँ पे क्लाइंट को। और हम निकल के आए हैं, तो हमको वो चैलेंजिंग पार्ट सबसे, मतलब चैलेंजिंग पार्ट रहता है वो हमारे लिए। कहीं पे क्लाइंट ही हमसे ज़्यादा जान रहा है। यस एग्जैक्टली। मेरे पास तो बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे आए हैं, मैंने फेस करे हैं, कि इतनी नॉलेज थी कि जितना मैंने खुद उनसे उल्टा नई चीज़ें सीख गया। तो वो भी एक अच्छी चीज़ है कि आप ऐसी चीज़ें जब फेस करोगे ना, तो आपको एक नई नई एक्सप्लोर करने को मिलता है चीज़ें। और मैं आपके ना काफ़ी डिज़ाइन देख रहा था, काफ़ी टाइम से देख रहे हैं, आप तो मेरे कॉलेज के सीनियर ही थे, तो कहीं ना कहीं डिज़ाइन सेंस हमें आपका काफ़ी पसंद आया, क्योंकि आप मिनिमम कर्व में भी बहुत अच्छा डिज़ाइन निकल आता है। सो उस पर आप अप्रोच कैसे रखते हो कि वो कर्व ज़्यादा भी ना लगे, थोड़े में ही इम्पैक्ट आ जाए? डिज़ाइन में सबसे पहले फ़िलॉसफी के बारे में बता चाहूँगा कि हमारी शुरुआत कैसे होती है। शुरुआत हमारी ऐसी होती है, पहले हम क्लाइंट ब्रीफ पढ़ते हैं, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसको क्या क्या चाहिए चीज़ें। उसके बाद हम एक सबसे पहले ड्राफ्ट रेडी करते हैं, सिर्फ डिपेंड्स ऑन रिक्वायरमेंट। अभी हमने क्लाइंट से मीटिंग नहीं की है, फिर हम क्लाइंट से मीटिंग करते हैं, क्लाइंट का थॉट ऑफ प्रोसेस, मतलब क्या वो चाह रहा है, क्योंकि जब आपके पास रिक्वायरमेंट आती है और जब आप उससे बात करते हो, वो दोनों मैच नहीं करेंगे कभी भी। ये चीज़ आप बहुत बार नोटिस करोगे। जब बात करते हैं बहुत सारी चीज़ें ऐड हो जाती हैं। हाँ, बहुत सारी चीज़ें ऐड होती हैं, पता पड़ता है कि इस चीज़ का जो उसने रिक्वायरमेंट लिखाई थी उसका मतलब ही कुछ और है। तो जब आप क्लाइंट से बात कर रहे हो, पहले उसको सिर्फ सुनो कि वो क्या चाह रहा है। हम तो आधा घंटा सिर्फ क्लाइंट को सुनते हैं कि उसको चाहिए क्या एक तरीके से। उसके बाद जब आप एक डिज़ाइन बनाओगे, आपको ऑप्शंस बनाने की ज़रूरत तक नहीं पड़ेगी, वो एक बार में फाइनल हो जाता है चीज़। क्योंकि आप जब उससे बात करेंगे ना, तो आपको पॉइंट्स पकड़ने हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है। तो मतलब आप उसी टाइम उसको क्रैक कर लोगे जब आप उसको ध्यान से सुनोगे। तो वही ध्यान से सुनने के बाद जो पॉइंट्स आपने क्रैक करें, आप उसको प्लान में या जो भी आप डिज़ाइन कर रहे हैं उस चीज़ में डाल दीजिए, वो बिल्कुल एक बार में सॉर्टेड हो जाता है। तो ये हमारा प्रोसेस रहता है पूरा डिज़ाइन को फाइनलाइज कराने का। ये हमारा मतलब एक तरीके से कॉन्सेप्ट है, आप कह सकते हो इसको। तो इसमें भी अलग टाइप के क्लाइंट्स आते होंगे आपके पास? इसमें भी अलग टाइप के क्लाइंट्स आते हैं। कहीं पे आपने हो सकता है कर्व दिया लेकिन उन्हें पसंद नहीं आया। यस, ऐसा भी हुआ है। हाँ, बट मैं वही कह रहा हूँ ना, आपको जब आप उससे मीटिंग कर रहे हो ना, आपको सारी चीज़ें उस मीटिंग में ही पता पड़ जाएंगी। फ्रॉम डिज़ाइन कॉन्सेप्ट से लेकर वो क्या चाह रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसको कलर थीम क्या रखनी है, उसको मटेरियल्स तक क्या चाहिए, वो सब उसी मीटिंग में आप क्रैक कर सकते हो। आपके पास कोई क्लाइंट आया अभी तक डिफिकल्ट, जो आपको लगा यार ये तो मान ही नहीं रहा डिज़ाइन के लिए? कोई एक ट्रिकी क्लाइंट सबसे ज़्यादा वो होते हैं जिनके सबसे छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं। जिनके सबसे ज़्यादा बड़े प्रोजेक्ट्स होंगे, मतलब स्केल जितना ज़्यादा बड़ा है उतना डिफिकल्टीज कम होती है। वो इतना माइंड नहीं कर रहे होते, इतना माइंड नहीं करते क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है। जितना छोटा प्रोजेक्ट है उतना क्लाइंट इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है। जब आपके पास क्लाइंट इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो जाती है तो प्रॉब्लम्स वहीं सबसे ज़्यादा क्रिएट होती हैं, क्योंकि आर्किटेक्ट्स बाउंड हो जाते हैं आर्किटेक्ट्स, तो वो काम ढंग से नहीं कर पाते हैं और क्लाइंट को पसंद भी नहीं आते हैं फिर। तो ये सबसे बड़ी एक डिफ़िकल्टी रहती है। एक क्लाइंट हमको मिला था कि उसका प्लॉट साइज सिर्फ 19/50, बट उसको चाहिए 3 BHK हर फ्लोर पे, पार्किंग भी चाहिए, बैल्कनीज भी चाहिए, वॉकिंग वार्डरोब तक चाहिए, अटैच वॉशरूम्स चाहिए, बट प्लॉट साइज उसका इतना है नहीं। तो ये ऐसे क्लाइंट भी आप जब फेस करोगे ना, तो तब समझ आती है क्या क्या चीज़ें होती हैं। फिर आपने दे दिया? नहीं। क्लाइंट ही चले गए? क्लाइंट को मना करना पड़ता है कभी कभी। सबसे ज़्यादा मेन डिफ़िकल्ट चीज़ यही है कि आपको मना करना पड़ रहा है क्लाइंट्स को।
और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप मतलब क्लाइंट देखते ही मना कर दोगे, क्योंकि वो जिस पेस से आता है आपके पास वो आप चीज़ को क्रिएट ही नहीं कर सकते हो, क्योंकि डिज़ाइन की भी एक लिमिटेशंस होती हैं। अब आप हर क्लाइंट को सर्व नहीं कर सकते हो, आप एक लिमिट तक ही उसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हो, तो ये है। और इसमें आपको वास्तु का इशू आता है कि कुछ क्लाइंट बहुत ही घुसते हैं वास्तु में कि ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, फिर अपना वास्तु कंसल्टेंट भी ला देंगे वो, क्या आप इनसे बात करो, इनसे ये करो। आजकल ना वास्तु को लोगों ने बहुत मतलब एक गलत ही चीज़ बना दी है। वास्तु एक टोटली डिफरेंट थिंग थी पहले, बट अब जब से ये नया कल्चर चला है वास्तु का ना, इसको बहुत अलग चीज़ बना डर का धंधा बना दिया, डर का धंधा बना दिया है। तो वास्तु जो था, मैं आपको बताता हूँ वास्तु क्या था। आपने आर्किटेक्चर में हमको क्लाइमेटोलॉजी पढ़ाई जाती है, आप क्लाइमेटोलॉजी को वास्तु से कंपेयर कर लीजिए, दोनों एग्जैक्ट सेम चीज़ है। जब आप तो वास्तु क्या है, वास्तु मतलब एनर्जीज का एक हब है कि 4 एनर्जीज होती हैं। अब आप देखो क्लाइमेटोलॉजी में भी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है, वास्तु में भी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो वो एक तरीके से सेम ही चीज़ है। ये पहले कॉन्सेप्ट यही था कि क्लाइमेटोलॉजी ही वास्तु था, बट अब उसको जो बना दिया गया है वो बिल्कुल एक टोटल डिफरेंट थिंग है। बहुत लोगों को मिसगाइड करा जा रहा है कि आप इस डायरेक्शन में ये करेंगे तो आपको हेल्थ इश्यूज आ जाएंगे, जबकि हेल्थ इश्यूज ऐसे आते नहीं हैं, वो तो आपकी हैबिट्स और आपकी ईटिंग हैबिट जो भी है उस चीज़ों से आएंगे। वो एक एनर्जी जोन है कि आप अगर जैसे मान लीजिए किचन है, अब किचन साउथ ईस्ट में इसलिए होता है क्योंकि सबसे पहले सूरज की रोशनी किचन में ही आती है, और वो एक मतलब जो फर्स्ट रेज होती हैं वो एक अच्छी चीज़ होती है। और कहीं ना कहीं इसका रीज़न ये भी था क्योंकि पहले लाइट नहीं होती थी। यस। तो सुबह की औरतों को सुबह जल्दी खाना बनाना है, हाँ। पहली रोशनी आएगी 5 बजे तो उन्हें ईजी होगा बनाना, ईजी होगा, बहुत बेसिक सी चीज़। अभी ये आप समझा नहीं सकते किसी को, उनके हिसाब से अब वास्तु को साइंटिफिकली से हटा के बिल्कुल आप इसमें लेके आ गए हो कि कैंसर हो जाएगा, एकदम फैला दो डर पूरा। आपका मतलब मनी लॉस होगा घर में, ऐसी चीजें होती नहीं है। अलमारी इधर से उधर हो गई तो एकदम। ऐसे सिर्फ हम इंडिया में कर रहे हैं, अब बाहर के कॉन्सेप्ट आप देखो, वहाँ तो वास्तु नहीं चल रहा है, वहाँ तो सबसे प्रॉस्परस वही कंट्रीज है। हाँ, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमारे पास है वास्तु के बाद भी। तो ये थोड़ा सा वास्तु का बहुत इशू बना दिया गया है यहाँ पे इंडिया में। मतलब आई थिंक बेसिक चीजें फॉलो करें, लेकिन हर चीज में भी नहीं कि कमोड ऐसे मुड़ गया तो फिर उस टेप लगा रहे हैं ब्लू कलर का, वो तो बहुत ही सबसे पता नहीं क्या चीज चला दी। और हर कोर्स बिक रहे हैं 99 रुपीज में, ले लो। जिस जगह आपका वास्तु में मान लीजिए टॉयलेट नहीं आना है, अब वहाँ टॉयलेट बन चुका है, अब आप उसको टेप लगा के या मेटल की स्ट्रिप लगा के क्या ठीक कर लोगे? सही बात है। अब वो तो गलत जगह बनना है तो वो तो बन ही चुका है, और ये लोग कोर्स चला रहे हैं कि आप वास्तु का ये कर लीजिए वो कर लीजिए। ऐसे चीज़ें होती नहीं ना, आप स्टडी नहीं कर रहे हो किसी चीज़ की, आप एक महीने में क्या चीज़ सीख सकते हो? और ना ही हम ये बोल रहे हैं कि उसे डिबंक कर दो, लेकिन एक बैलेंस होगा ना चीज़ का। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वास्तु बिल्कुल जो गलत ही चीज़ है, वास्तु है ठीक है, एक अच्छी चीज़ है, एक साइंटिफिक चीज़ है, आप उसको फॉलो करिए। आप उल्टी चीज़ों में जा रहे हैं तो वो बहुत एक गलत चीज़ हो जाती है। तो वो मिस गाइडेंस बहुत ज़्यादा चल रही है अभी। सही बात है सर। ये हो गई हमारी वास्तु की बात। अब क्लाइंट से वापस आते हैं। कुछ क्लाइंट्स हमें मिल जाते हैं कि उनका पहले कॉल ही आएगा कि आपको अपने डिज़ाइन भेज दो, आप हमें 4 प्लान भेज दो आप अलग अलग, फिर हम बताएंगे क्या चाहिए। रिक्वायरमेंट की बात ही नहीं कर रहे उन्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, कहीं कहीं टेस्ट कर रहे हैं उन्हें, जो भी उनका साइकोलॉजी, हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन उन्हें कैसे टैकल करें फिर। लेकिन आपको पता है कि वो क्लाइंट अच्छा है, आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन वो उसका क्वेश्चन ही आ रहा है। देखो, हम जो ट्राई करते हैं वो ये है कि हम वर्किंग करते हैं उस क्लाइंट के लिए, बट उस क्लाइंट को कभी हम वो चीज़ प्रोवाइड नहीं कराते हैं। हम ऑफिस में बुलाते हैं, उसको सारी चीज़ें हम दिखाएंगे, बट वो चीज़ प्रोवाइड कभी नहीं कराएंगे, क्योंकि एक वो डर रहता ही है, हर आर्किटेक्ट्स में रहता है कि यार मैंने दे दिया चीज़ तो वो तो चली जाएगी, वो पैसे भी नहीं देगा। और सही बात, मतलब एक बार हमारे यहाँ से प्लान निकल गया, अब कौन कहाँ क्या बना रहा है, क्या पता सेम कोई बना रहा हो उस सेम प्लॉट पे, हम क्या करेंगे फिर। और कितने आर्किटेक्ट मतलब कितने क्लाइंट्स होते हैं कि वो आपकी आर्ट की वो नहीं करेंगे, वैल्यू नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो ये बोल देंगे आपने तो एक लाइन खींचनी थी। अब वो लाइन खींचने के पीछे इतना प्लान मिल गया, वो लेके निकल जाएंगे, ना आगे पेमेंट मिल रही ना कुछ। तो उस केस में हम तो ये करते हैं कि हम क्लाइंट को ऑफिस बुलाएंगे, बिल्कुल प्रॉपर ट्रीट करते हैं,
जो उनको चाहिए हम वो वहाँ पे ज़रूर दिखाएंगे, बट उनको वो चीज़ कभी प्रोवाइड नहीं कराएंगे। और उस केस में हम उन क्लाइंट्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं जो ऐसे होते हैं कि आप ऑप्शंस भेज दीजिए। उनको हम सबसे बड़ी चीज़ है कि आप प्रेजेंटेशन कैसे दे रहे हैं। उन क्लाइंट्स के लिए हम सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं प्रेजेंटेशंस में, क्योंकि उनको वहाँ क्रैक करना है, क्योंकि वो 10 लोगों के पास जाके पहले आ चुके हैं। सही बात है। तो आपको उन 10 लोगों से ज़्यादा बेटर होना पड़ेगा उस क्लाइंट के लिए, तभी वो आपको फाइनल करेगा। और सेम टाइम बैलेंस भी रखना है कि हम कुछ थोप ना रहे उनके। हाँ, अब उनका जो अब वो वहाँ पे ये भी बात आ जाती है कि अब उस क्लाइंट की रिक्वायरमेंट कैसे मैच करें। तो कितनी बार ये होता है कि मैं जो आपको बता रहा था कि जब आप क्लाइंट से मीटिंग करते हैं ना, उस टाइम आपको सबसे ज़्यादा मतलब ध्यान से चीज़ें सुननी चाहिए, क्योंकि आप उसी टाइम ही क्रैक कर सकते हो, उसके बाद कभी नहीं कर पाओगे, उससे पहले कभी नहीं कर सकते हो। सही बात। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, आप ऐसे क्लाइंट को टैकल कर सकते हैं। वो वाला मूवमेंट रहता है मेक इट ब्रेक इट वाला। यस, या तो क्लाइंट आपके पास आ जाएगा या तो चले जाएगा। बट उस चीज़ में आप एक्सपेक्टेशन छोड़ दीजिए कि ये क्लाइंट आएगा हमारे पास। जब आप एक्सपेक्टेशन छोड़ देते हैं ना, फिर फ्री होके आप चीज़ें आराम से डिस्प्ले कर सकते हैं उनको। ये सही बात है। हमारे भी जो रिसेंट क्लाइंट थे हमें ऐसे ही मिले, हमने सोचा मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन बस सिनेरियो यही होता है कि नहीं मिलेगा बस। हाँ, मोस्टली चांसेस उसी के हैं। तो इससे बड़ी अपना बेस्ट दो, जो होगा और लकली वो मिल जाते हैं वो क्लाइंट फिर, और वो मिलते ही हैं ऐसे क्लाइंट्स जो आप फ्री होके दिखा रहे हो कि भाई बस हमारा इतना ही चार्ज है, हम ना आपको स्कैम करने आए, आपका पर्पस फुलफिल करेंगे, चल जाएंगे, बात खत्म। और हाँ, एक और चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा, ऐसे क्लाइंट्स के सामने कभी भी आप रेट्स की बात मत कीजिए। अगर आपने रेट्स की बात करी तो वो सिर्फ उसी पे बात करेंगे। ये ध्यान रखिए कि आप क्या बात कर रहे हैं, वो हमेशा क्लाइंट उसी चीज़ को पकड़ता है और वो एंड तक वही रखेगा चीज़। तो वो भी आपको थोड़ा सा एक बार देखना पड़ेगा। अगर हमने स्टार्टिंग में पैसे का कर दिया, फिर डिस्कशन उसके अराउंड घूमता है। तो हमारा सबसे मेन क्राइटेरिया ये रहता है कि हम डिज़ाइन की ही बात करें। तो जो भी हमारे मतलब आज तक मीटिंग्स, जो शुरू की 2-3 मीटिंग्स होती हैं, वो डिज़ाइन पे ही होती हैं। कोटेशन तो आता ही नहीं हमारा। तो वो आप पे है कि आप कैसे बातें घुमा रहे हो, राइट, कैसे चीज़ों को पोर्ट्रे कर रहे हो। तो अभी तक आपको आया कुछ डिफिकल्टी मनी वाले में, पेमेंट रुक गई या कुछ हुआ? हमारा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है। हमारे जो पार्टनर्स हैं, बिल्डर फर्म्स हैं, हमने क्या इस पे मुझे बात करनी थी, इसके बात करते हैं फिर कोलैबोरेशन के ऊपर। ठीक है, हमारे डिपार्टमेंट्स बांट दिए हैं। हमने डिज़ाइन डिपार्टमेंट बिल्कुल अलग कर रखा है, एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट अलग कर रखा है। तो जो पेमेंट टर्म्स हैं वो पूरा हमारा एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट ही देखता है। डिज़ाइन से रिलेटेड चीज़ें तो हम डिज़ाइन का डिपार्टमेंट ही देखता है। तो वो जो एक क्लैरिटी डिपार्टमेंट्स के बीच होनी चाहिए ना, वो बहुत ज़रूरी है। तो आप डिज़ाइन करते वक्त आपके दिमाग में पैसे आएंगे भी नहीं, फिर पैसे तो आप फ्रीली डिज़ाइन कर पाओगे। जब आप फ्रीली डिज़ाइन कर रहे हो ना, तो आप क्लाइंट की रिक्वायरमेंट इतने अच्छे से फुलफिल कर सकते हो ना, और ऑटोमेटिक वो डिज़ाइन अच्छा बनता है। ऑटोमेटिक अच्छा बनता है, आपको ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ता। सबसे पहली बात तो दिमाग में रहा कि यार ये तो पैसे दे नहीं रहा है, तो आप फ्रस्ट्रेटेड होकर वो डिज़ाइन फिर बुरा ही कर दोगे कि यार इनको ऐसे ही कर दो। जी, एग्जैक्टली। तो एक कंसेप्ट और है आपका कोलैबोरेशन का। आप मोस्टली कोलैबोरेशन में काम कर रहे हो कि एक डिज़ाइन फर्म दूसरी डिज़ाइन फर्म, वो उसके साथ भी कोलैबोरेशन, फिर जो एग्जीक्यूशन है उनके साथ भी कोलैबोरेशन में। सो इंडिया में ऐसा कम होता है, मैं बोलूँगा डिज़ाइन फर्म कोलैबोरेशन कम होता है। कम भी कह लो, आप 1% कह सकते हो कि नहीं होते हैं। डिज़ाइन और एग्जीक्यूशन हो जाएगा, स्ट्रक्चर हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, बट डिज़ाइन फर्म के कोलैबोरेशन रेयर है। ये कॉन्सेप्ट ना OMA आर्किटेक्ट सुना है आपने? उनकी आप वेबसाइट पे जाके देखना कितनी डिज़ाइन फर्म्स कोलैबोरेटेड है, और वो वर्ल्ड की सबसे कह सकते हो कि टॉप की फर्म है इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ नेटवर्क। तो उन्होंने मतलब 100+ डिज़ाइन फर्म कोलैबोरेशन कर रखी है, वो आज टॉप पे है। तो उसी को लेके मैंने भी यही कॉन्सेप्ट यही कॉन्सेप्ट चालू करा था। अब आज हम अराउंड 4 to 5 डिज़ाइन फर्म साथ में हैं, एक बिल्डर फर्म साथ में है। तो हम मेन कोलैबोरेशन में ज़्यादा फोकस रखते हैं, क्योंकि एक तो आपकी टीम बहुत बड़ी हो जाती है। जैसे ही आप कोलैबोरेशन में रखते हैं, तो एक आगे वाली कोलैबोरेटिव टीम जो है, उनके पास भी एक बड़ी टीम है, हमारे पास भी एक बड़ी टीम है। तो सबसे जो मार्केट में सबसे ज़्यादा जो गैप है ना, वो टाइम फ्रेम का है। आप जितनी जल्दी डिलीवरी कर रहे हो, उतना आप
ग्रोथ करोगे। सही बात है। जैसे ही हम जैसी टीम बढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि आप खुद के अंडर लोग रख लो बहुत सारे। आप जब ये कोलैबोरेशन वाली चीज़ें अपनी फील्ड में नहीं होती है, ज़्यादातर आर्किटेक्ट के साथ काम करना बहुत रेयरली चाहते हैं, क्योंकि वो हमारा डायरेक्ट कंपटीशन है कहीं ना वो डायरेक्ट कंपटीशन है। और कहीं और ये भी है कि बाय लक हमको अच्छी फॉर्म्स जिनका माइंडसेट हमारा सबका सेम है वो मिल गए। साथ में हम काम कर रहे हैं, सबके माइंडसेट सेम है, सबका विजन सेम है, तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। तभी कोलैबोरेशन में आप काम कर सकते हो। लेकिन इसमें एक इशू आता है ना क्लाइंट को लेके, क्योंकि मुझे कुछ क्लाइंट मिले उनके दिमाग में रहता है कि हमें फर्म से मतलब नहीं, आप एक बंदा हमसे बात करो। एक कंपनी रहती है तो ज़्यादा भरोसा रहता है, मुझे ये लगता है। तो इसमें भी हमने ये एक सॉर्टेड चीज़ कर रखी है, जिस कंपनी के पास प्रोजेक्ट आ रहा है डील सिर्फ वही डील करेगा। डिज़ाइन पूरी जो कोलैबोरेशन में है सब करेंगे। ये क्लैरिटी रखना बहुत ज़रूरी है जब आप किसी के साथ कोलैबोरेशन करते हैं। क्लैरिटी भी एक ट्रस्ट इशू भी होता है कि यार, क्योंकि आप एक ही क्लाइंट को दो कंपनी के बारे में बताओगे तो वो तो डर जाएगा, उसके लिए क्या चल रहा है यहाँ पे। या तो आप पूरी चीज़ें सबके सामने रखिए कि हमारी इतनी फर्म्स है, हम इतने कोलैबोरेशन। मोस्टली क्लाइंट आई थिंक वो इतने में ऑकवर्ड हो जाएंगे, बोलेंगे यार नहीं यार ऐसे नहीं हो। बट जो समझदार क्लाइंट होते हैं वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से लेते हैं कि अच्छा इतनी सारी फॉर्म्स हैं, इतना सारा आपकी टीम वर्क है, तो आप अच्छा काम डिलीवर करेंगे। सही बात है। तो कोलैबोरेशन मेरे हिसाब से फ्यूचर है। आप अगर जितना कोलैबोरेट करेंगे ना उतना अच्छी चीज़ है। सही बात। अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे कि स्टूडेंट्स को लेके। ये हो गया हमारा इंडस्ट्री के बाद। आपने तुरंत निकल के अपनी फर्म खोली, आपके दिमाग में था मास्टर्स करूँगा मैं, मास्टर्स करनी चाहिए? मेरा ना जब से मैंने स्टार्ट करा था तब से मेरे को क्लैरिटी थी कि मास्टर्स करने से मेरा काम नहीं होने वाला। जो मुझे करना है उसके लिए मास्टर्स की ज़रूरत नहीं है। जितनी जल्दी फील्ड में आ जाओ वो बेटर रहेगा। ये देखो 2 फैक्टर्स हैं इसके अंदर। जिसको टीचिंग लाइन में जाना है, जिसको फील्ड वर्क पे आना ही नहीं है, तो वो उसके लिए मास्टर्स अच्छी चीज़ है। टीचिंग लाइन या फिर थोड़ा प्रोडक्ट डिज़ाइन इन सब चीज़ों में जाना है? नहीं, अब आप जब डिज़ाइनिंग में घुस रहे हो तो वो आपको एक्सपीरियंस ही आपको काम देगी। मास्टर काम नहीं दे सकते। और या फिर किसी को अगर लाइन चेंज करनी हो, हाँ, किसी को लाइन चेंज करनी है या तो कुछ फिर दूसरे फील्ड में मास्टर्स करके वो आगे वो उसमें आगे बढ़ सकता है। जैसे टीचिंग लाइन हो गई, टीचिंग लाइन मास्टर्स मेनली अब कंपलसरी कर दी गई है आर्किटेक्चर कॉलेजेस में कि टीचिंग लाइन के लिए आपको मास्टर्स चाहिए। तो वो लोग ही मास्टर्स में जाएं जिनको बिजनेस करना है, जिनको खुद का फील्ड में मतलब खुद के फर्म्स चालू करनी है, उनको कोई ज़रूरत पड़ती नहीं है, उनको मेन फील्ड में उतरना पड़ेगा। और जो लोग अपना पोर्टफोलियो बनाना चाह रहे हैं कि यार मेरे को जॉब अच्छी कंपनीज में करनी है, उनके लिए मास्टर्स ठीक है। तो वो लोग मास्टर्स में जा सकते हैं। ऐसे नहीं है कि मास्टर्स बुरी चीज़ है, बट वो डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है फ्यूचर में। क्योंकि आप हो सकता है 2 साल मास्टर्स में लगाओ फिर उसके बाद स्टार्ट करो, तो आप 2 साल पीछे हो गए मार्केट से। तो वो जो बिजनेस कर रहा है उसके लिए तो बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, आपने 2 साल अपने गवा दिए। अब जिसको अच्छी हाइपिंग जॉब चाहिए उसके लिए तो बहुत ही अच्छा है। उसके लिए बहुत अच्छा है टीचिंग लाइन के लिए, क्योंकि मेजर पॉपुलेशन कहीं ना कहीं वही वाली है। हाँ, जिनको एक स्टेबल अच्छी जॉब चाहिए अच्छी कंपनी में। 100 में से 1 लोग ही बिजनेस में घुसते हैं। सही बात। तो वो उनके लिए तो बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि मास्टर्स करनी है। बट जिनको एक्सप्लोर करना है, जिनको टीचिंग नई चीज़ें पढ़नी है और जिनको देखना है कि क्या क्या हो सकता है, या जिनको कॉलेज लाइफ एंजॉय करनी है, उनके लिए तो ठीक है, मास्टर्स अच्छी है। तो इसका कोई ऐसा एक स्पेसिफिक रीजन नहीं है कि आपको मास्टर्स करनी चाहिए, अपनी चॉइस है। स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो क्या करना चाहते हैं, उनका फ्यूचर किस में बनाना है उनको। सर अब हम एक क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ टू डेवलप योर डिज़ाइन सेंस। ठीक है कि क्लाइंट मिल लिया, क्लाइंट से बात कर ली, सब सारे पॉइंट समझ लिए हमसे, अब उसको प्लान में उतारना भी है। अब वो जर्नी इजी होती नहीं है। अब टीममेट से बात करोगे, उनसे बहस होगी, उनसे डिस्कशंस होंगे कि ऐसा नहीं वो ऐसा चाह रहा, इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं हर चीज़ के। अगर क्लाइंट ने बोल दिया मुझे वुडन टेक्सचर चाहिए, वुडन में भी 1000 लैमिनेट्स हैं, 1000 चीज़ें, लाइट शेड, डार्कर शेड। अब वो जो इश्यूज आते हैं उस पर कैसे हम करें? देखो, डिज़ाइन सेंस ना कोई किसी को सिखा नहीं सकता है। डिज़ाइन सेंस एक खुद की ना पर्सनल चीज़ है, जो आपकी जर्नी रही है ना लाइफ में, आप उसी से डिज़ाइन सेंस क्रिएट कर सकते हो। जैसे मेरी पर्सनली रही है कि मैं बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व था।
मैंने अपनी लाइफ में डांस करा है, मतलब डांसिंग में रहा हूँ, मॉडलिंग करी है। मॉडलिंग में रहा हूँ और फोटोग्राफी में रहा हूँ। तो मैंने ना एक्सप्लोर बहुत ज़्यादा करा है। तो वो एक्सप्लोरेशन जो होती है ना, वो आपका डिज़ाइन सेंस क्रिएट करती है। तो इन सब चीज़ों से ना मेरे को एक सबसे बड़ी चीज़ आ गई थी, प्रेजेंटेशन और एस्थेटिक नॉलेज। ये आपकी ना डिज़ाइन सेंस को इतनी अच्छी कर देती है ना कि आप एक बार में सारी चीज़ें क्रैक कर सकते हो। जब तक आपके पास डिज़ाइन सेंस, एस्थेटिक नॉलेज नहीं है, तो आप उस डिज़ाइन को डेवलप कर लोगे, बट आप उसको प्रेजेंट ही नहीं कर पाओगे आगे। तो सबकी ना डिज़ाइन सेंस अलग अलग होती है। मैं आपको मेरी डिज़ाइन सेंस नहीं सिखा सकता, आपकी जो डिज़ाइन सेंस है वो मुझे नहीं बता सकते हो। बता भी दोगे बट मेरे काम नहीं आएगी वो। तो ये कुछ है, डिज़ाइन सेंस ना डेवलप ऐसे ही होती है। और ये कहीं ना कहीं कॉलेज डेज में डेवलप हो जाती है। ये कभी भी डेवलप हो सकती है, ऐसा नहीं है कि कॉलेज डेज में ही हो गई। कितने की काम करने के बाद आती है, कितनों की जॉब के बाद आ जाती है, कितनों की फर्स्ट ईयर में ही आ जाती है। तो वो बंदे पे डिपेंड करता है कि वो कब उसको ग्रैब कर रहा है। सोसाइटी में कहीं ना कहीं इशू है ना कि जरूरी नहीं है कि वो आर्किटेक्चर फर्म अच्छा काम कर रही हो जिसका डिजाइन सेंस हो। वो अनफेयर चीजें चलती रहती हैं। कभी किसी का बहुत बुरा काम रहता है, सिंपल बिल्डिंग बना रहे हैं, लाइट एकदम लगा दी है, जगह चक लाइट, और वो उनके रील वायरल हो रहे हैं, लोग उनको ले रहे हैं, मेरा घर बना दो। लेकिन हमें पता है कि वो अच्छा घर नहीं है। आप अंदर रहोगे कैसे जब हर तरफ लाइट है? तो उसमें क्या पढ़ोगे, क्या काम करोगे, क्या सोगे उस? तो देखो, मार्केट में ना 2 टाइप के आर्किटेक्ट्स हैं। एक जो बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस्ड काम करते हैं, हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं, उनके लिए एस्थेटिक ज़रूरी है, डिज़ाइन सेंस ज़रूरी है और फंक्शनैलिटी ज़रूरी है। दूसरे हैं जो सिर्फ कह सकते हो मनी के लिए काम कर रहे हैं, जिनका मेन मोटो ही बिजनेस है, उनको डिज़ाइन से कोई फ़र्क नहीं है। और क्लाइंट सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट भी उनसे ही होता है। आप देखोगे जो कॉन्सेप्ट बेस्ड डिज़ाइन होते हैं वो बहुत रेयर क्लाइंट्स मिलेंगे आपको, बट आपको अपना फॉर्म चलाने के लिए वो काम करने पड़ेंगे। और किसी किसी की वही निश बन जाती है। जो आप मार्केट में देख रहे हो, कुछ भी बना रहे हैं, कुछ भी चल रहा है, वो उनकी निश बन चुकी है, अब वो उसमें सेटल्ड है। बट कुछ होते हैं आर्किटेक्ट्स, जैसे मैंने जहाँ इंटर्नशिप करी थी, उन आर्किटेक्ट्स में नाम ले सकता हूँ, डिज़ाइन डूडल स्टूडियो है वो। वहाँ पे काम करने के बाद मेरे को पता पड़ा कि ऐसे भी डिज़ाइंस होते हैं। और मतलब उनके डिज़ाइंस देखने के बाद आज तक मैंने ऐसे डिज़ाइंस ही नहीं देखे किसी, मतलब पूरे एनसीआर में, पूरे इंडिया में मैं कह सकता हूँ कि उनके जैसे अभी तक डिज़ाइन कोई नहीं कर रहा है। तो जो मेरा माइंड खुला वो वहाँ जाके बहुत ज़्यादा खुला था। मैं खुद पहले उस वाली चीज़ों में था कि जो कुछ भी बन रहा है, कुछ भी चल रहा है। बट जब मैं जैसे ही डिज़ाइन डूडल स्टूडियो में गया, वहाँ पे जो विजय सर हैं और महा मैम हैं, उनके डिज़ाइन सेंस को जब मैंने देखा ना, तो मेरे को पता पड़ा कि यार ये चीज़ें भी हो सकती हैं लाइफ में, हम इसको भी ऐसे बना सकते हैं। तो वो बहुत एक हेल्प करी मेरी लाइफ में। मेन सबसे ज़्यादा हेल्प करने वाले वही थे मेरी लाइफ में। तो वही है ना कि हमारी इंटर्नशिप बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कहाँ पे कर रहे हैं हम। हाँ, क्योंकि मेरे साथ भी इंपॉर्टेंट फैक्टर था। मैंने जहाँ इंटर्नशिप करी माइस्पेस आर्किटेक्ट में, वहाँ पे मैंने देखा कि डिज़ाइन कैसा चलता है, प्रोपोर्शंस में कैसे काम होता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर वही इंटर्नशिप मैंने ऐसी जगह करी होती जहाँ पे बस काम निकल रहा है, ड्राइंग निकालो, खत्म करो, रूम बनाओ, खत्म करो, वहाँ पे नहीं सीखता मैं। वहाँ बस ड्राइंग सीख जाता कि बहुत डिटेल ड्राइंग कैसे बनती है, और अगर डिज़ाइन अच्छा नहीं तो उसका कोई मतलब भी नहीं है। मैं यही सजेस्ट करूँगा कि जिन स्टूडेंट्स को आर्किटेक्चर, मतलब जिनका पैशन ही आर्किटेक्चर है, वो प्लीज़ छोटी फर्म्स में इंटर्नशिप करो, क्योंकि वहाँ जितना सीखने को मिलेगा लाइफ में उतना कभी सीखने को नहीं मिलेगा। वहाँ पे आप डायरेक्ट प्रिंसिपल आर्किटेक्ट के सामने बैठे हो, हाँ, डेली आप उससे मिल रहे हो, पूछ सकते हो जो मर्जी वो पूछो। हो सकता है गुस्सा करेगा लेकिन बताएगा। जैसे तुमने माई स्पेस में करा, बट वहाँ तुमने इतनी चीज़ें सीखी होगी जितनी आप अभी तक नहीं सीख पाए होंगे। तो वो मैटर करती है बहुत ज़्यादा इंटर्नशिप ना, कि आप कहाँ क्या सीख रहे हो, सोच समझ के है। अगर आप बड़ी फर्म में चले गए तो आप फिर उसी के माइंडसेट से चलोगे। आप एक मैनेजमेंट सीख जाओगे बड़ी फर्म से, बट आप डिज़ाइन नहीं सीख सकते हो जो आप छोटी फर्म में इतना अच्छा सीखोगे। आई थिंक इंटर्नशिप तो स्मॉल फर्म ही बेटर रहेगी उसके लिए हमेशा। जॉब आप कर लो अच्छी जगह, अपने करियर के लिए अच्छा रहेगा, बड़े प्रोजेक्ट एक्सपोजर रहेंगे, लेकिन जो बेसिक है वो आपका इंटर्नशिप। जिसको डिज़ाइन सीखना है वो बेसिक
छोटी फर्म्स में ही जाओ, हाँ, और जिसको मैनेजमेंट बिजनेस सीखना है वो बड़ी फर्म्स में जाओ। अब मुझे लगता है फिर वो ही मत करो, फिर तो MBA करो, हाँ, फिर या तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करो, आगे बिजनेस निकल सीखने जाओ। के लिए आप बहुत सारी लाइंस हैं आपके हाँ, पास। MBA कर सकते हो, बड़ी फर्म्स में Exactly, चले जाओ, कुछ भी बहुत मल्टीनेशनल option है। कंपनी में चले अच्छा जाओ। डिजाइन सीखने की अच्छी डिजाइन सीखने के लिए आपको अच्छी डिजाइन फर्म में ही जाना पड़ेगा। और जितना यंग एज में सीख जाए उतना बेटर है। हाँ, क्योंकि आपका सीखने का टाइम सीखने का टाइम वैसे है नहीं, आप कभी भी सीख सकते हो, बट एक जो हमारा बायोलॉजिकल जो एज होता है ना, 21 से लेकर 30 का पीरियड, वो एक सीखने के लिए सबसे बेस्ट पीरियड होता है। आप उस टाइम इतने एनर्जेटिक होते हो ना, इतनी चीज़ें ग्रैब करते हो आप, कि आपका माइंड ना, वो सबकॉन्शियस माइंड में इतनी सारी चीज़ें आपके बढ़ती जाती है, और जब आप 30 के बाद उसको प्रैक्टिकली एग्जैक्टली, एग्जीक्यूट करते हो ना, वो सब निकल के आता है वापस। क्योंकि आर्किटेक्ट जितने भी हैं जो फेमस है, वो भी एक एज के बाद हुए। हाँ, क्योंकि वो ये फील्ड एक्सपीरियंस मांगती है, यस, क्योंकि आप पहले एब्जॉर्ब करोगे, फिर वो आपका एक साथ निकलना स्टार्ट होगा आपके डिजाइन में। और वो एज ऐसी एज होती है जहाँ पे क्लाइंट आप पे ट्रस्ट कर रहा होता है कि हाँ ये एक्सपीरियंस बंदा ये मेरा घर बना लेगा। और वो एक्सपीरियंस तभी आपको आएगा जब आप बहुत पहले से क्योंकि जो हमारे इश्यूज चल रहे हैं अभी, ये हमारे कहीं ना कहीं नई फर्म वाले इशूज हैं। जो फर्म 20 साल से 30 साल से उन्हें इशूज नहीं आते, नहीं आएंगे, उनके इशूज एकदम अलग, कंस्ट्रक्शन इशूज होंगे, कुछ होंगे, क्योंकि वहाँ क्लाइंट जा रहा है तो उन्हें भरोसा है कि अगर इस बंदे के पास 50 लोग हैं तो वो बना तो देगा ही। क्लाइंट का भी थोड़ा सा एक माइंडसेट होता है कि यार ये फर्म पे मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि बहुत साल से चलते आ रहे हैं, बहुत नाम है इनका। अब कोई नई फर्म को आने के लिए या तो कुछ बिल्कुल यूनिक करना पड़ेगा, या अपना डिज़ाइन सेंस इतना अच्छा दिखाना पड़ेगा कि चूज़ करने पे आप मजबूर कर दो कि यार मैं इसी को ही चूज़ करूँगा एज ए क्लाइंट। बट आप बिल्कुल आए हो, नए आए हो फील्ड में, चाहते हो कि सब मेरे को ही चूज़ करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता। आपके पास ना एक्सपीरियंस है, ना कॉन्फिडेंस, पुराने वाले पास सब कुछ है, पुराने वाले पास सब कुछ है। तो वो एक बहुत बड़े फैक्टर हैं अपनी फील्ड में, जिनको क्रैक करना बहुत मुश्किल तो है, बट आप लूप होल्स जब ढूंढ लेते हो ना, तो वो क्रैक हो जाते हैं। आप अपने ना जितने लाइफ में एक्सपीरियंस हुए ना, जब उनको डॉट मिलाते जाओगे ना, वो कॉन्फिडेंस जो बिल्ड होगा ना, फिर उसके बाद आप किसी भी क्लाइंट को क्रैक कर सकते हो। सही बात है। सर एक टॉपिक मुझे डिस्कस करना था आपसे, सॉफ्टवेयर को लेके। आपकी फर्म में क्या सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो आप, और पहले क्या करते थे स्कूल कॉलेज टाइम पे, फिर काम जल्दी हो जाए, पेस पे हो जाए, तो कौन कौन सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हो और आप रिकमेंड करोगे बाकी फर्म्स को? ओके, तो मेरा कॉन्सेप्ट सॉफ्टवेयर को लेकर थोड़ा अलग है। मैं थोड़ा ओल्ड स्कूल टाइप हूँ। हम पहले स्केच करते हैं चीज़ें, स्केचिंग, क्योंकि एक तरीके से आपका ना सबसे बेस्ट टूल है किसी चीज़ को बनाने के लिए। वो तो आपकी स्टोरीज में देखते रहते हैं। हाँ, तो हमारी स्केचिंग सबसे मैटर करती है सबसे पहले डिज़ाइन को बनाने के लिए। उसके बाद जितने भी सॉफ्टवेयर है, क्योंकि आजकल लोगों ने सॉफ्टवेयर्स को इतना प्रायोरिटी दे दी है कि आप सॉफ्टवेयर सीखो, आप डिज़ाइनिंग सीख गए, तो वो चीज़ होती नहीं है। तो सॉफ्टवेयर जस्ट एक टूल है आपका, जो माइंड के थॉट्स हैं उसको रियलिटी में दिखाने के लिए। बट माइंड के थॉट होने चाहिए उसके लिए। हाँ, माइंड के थॉट्स होने चाहिए। अब वो थॉट्स कैसे निकलेंगे, जब आपका हाथ फ्री फ्लो मोशन में काम करता है। अब आप सीधे जाओगे ऑटोकैड पे, मैं प्लान बना रहा हूँ, स्केचअप पे जाओगे, मैं 3D बना रहा हूँ, आप बना लोगे, बट जो आप बना सकते थे वो आप नहीं बना पाओगे। तो ये स्केचिंग और सॉफ्टवेयर का थोड़ा सा आजकल के टाइम में स्केचिंग मिसिंग होती जा रही है। सॉफ्टवेयर्स आते जा रहे हैं, सॉफ्टवेयर को प्रायोरिटी देती जा रही है। जैसे राइनो आया है, अब सब लोग राइनो में इतना लग गए हैं कि जो मतलब आप राइनो के बिना वो चीज़ नहीं कर पाओगे। फिर जो आप सोच सकते हो, वो बहुत सारे बच्चे भी रैंडम पैरामेट्रिक शेप बना के, वो किसी का सेंस नहीं उन चीज़ों का, डिजाइनर बोल दिया अपने आप। हाँ, तो पैरामेट्रिक को लोगों ने आजकल ऐसी चीज़ बना दी है कि वही डिज़ाइन है, बट वो पैरामेट्रिक होता नहीं है ऐसे। पैरामेट्रिक अलग चीज़ थी, वो एक अलग कॉन्सेप्ट से आया था। तो ये सॉफ्टवेयर ने ना आजकल की जनरेशन को बहुत बिगाड़ दिया है एक तरीके से। ऐसे मानो सारे स्टूडेंट्स सिर्फ सॉफ्टवेयर पे ही शिफ्ट हो चुके हैं। मैंने थीसिस तक अपनी सिर्फ स्केचिंग करी थी। मैंने सिर्फ 3 डेज में थीसिस की शीट्स बनाई हैं, प्लान्स बनाए हैं, सेक्शन एलिवेशंस बनाए हैं। उससे पहले मैंने इंटायर सेमेस्टर में सिर्फ स्केचिंग करी है। मेरे मतलब 5 इयर्स फुल ऑन स्केचिंग में ही रहे थे। तो सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं बहुत सारे, जैसे आजकल AI बहुत मेजर फैक्टर आ गया है।
सबको लग रहा है एआई पूरी इंडस्ट्री चेंज कर देगा, बट ऐसा है नहीं। जहाँ पे मैन पावर काम कर रही है, जहाँ पे इंसान का दिमाग लग रहा है, एआई बस उसको सपोर्ट कर सकता है, उसकी जगह नहीं ले सकता। तो ये जो आर्किटेक्ट्स ने मिथ बना लिया है कि एआई पूरी इंडस्ट्री को खा जाएगा, ये हो जाएगा, आर्किटेक्ट्स की जगह ले लेगा, बट ऐसा होगा नहीं। एआई सिर्फ आपके थॉट्स को एक पुश दे सकता है कि आप अगर अच्छा आपकी लिमिट ये है तो मैं आपकी लिमिट्स को और थोड़ा सा पुश कर सकता हूँ, ऑप्शंस दिखा सकता हूँ कि आइडियाज में हेल्प कर दे, आइडियाज में हेल्प कर दूंगा कि ये चीज़ें भी पॉसिबल हैं। तो एआई में हम जैसे अभी कोहोम यूज़ कर रहे हैं, कोहोम में आप पूरा 3D 360 व्यूज़, वॉक थ्रू, ये सब इंस्टेंट बना सकते हैं। अपग्रेडेड वर्जन ऑफ स्केचअप। हाँ, अपग्रेडेड वर्जन ऑफ स्केचअप प्लस रेंडरिंग, रियल टाइम व्यू आते हैं उसके अंदर। तो एआई को हम और सॉफ्टवेयर्स को हम एज ए टूल्स ही यूज़ कर रहे हैं जस्ट फॉर प्रेजेंटेशन। जो हमारा थॉट प्रोसेस है वो सारा स्केचिंग पे ही रहता है। आज भी हम मतलब पुराने तरीके से ही हम डिज़ाइन को प्रोसेस करते हैं। और जब हमारी तो क्लास भी यही रहती है, जब हम ऑफिस में सुबह सुबह स्टार्ट करते हैं, हम 1 घंटा सबसे स्केचिंग कराते हैं कि आपको स्केचिंग करनी है। और ये आदत मेरे को मेरी इंटर्नशिप से लगी थी, क्योंकि वहाँ पे स्केचिंग होती थी। तो ये ना, जो बंदा को आर्किटेक्चर आता ही नहीं है या जिसको इंटीरियर्स नहीं आते हैं, वो बंदा ना स्केचिंग के 1 महीने बाद इतने थॉट्स ला सकता है ना अपने अंदर, जो बिल्कुल 0 से 100 पे पहुंच जाएगा। तो स्केचिंग इतनी मेन चीज़ है आपकी आर्किटेक्चर। चाहे आपको नहीं आती हो स्केचिंग, आप कुछ भी बनाओ, बहुत गंदा स्केच करते हो, बट वो जो थॉट्स है ना, वो आप देख सकते हो कि मैं चाह क्या रहा हूँ। उन थॉट्स के लिए सॉफ्टवेयर्स अच्छे हैं, उसको रियलिटी में लाते हैं, बट वो सॉफ्टवेयर्स आपका डिज़ाइन नहीं कर सकते कभी। तो आप क्या बोलते हो स्केच करने को, रैंडम कुछ भी या हम कुछ भी, मतलब कोई पर्टिकुलर कोई प्रोजेक्ट के लिए स्केच नहीं करना है। आधा घंटा 1 घंटा आप कुछ भी करो, जो स्केचिंग आपके जो थॉट्स हैं, मतलब जो सुबह सुबह थॉट्स आते हैं, वो आप स्केच करो। ये हम भी करेंगे अपने हम, क्योंकि उससे आप ना अपने थॉट्स को बाहर निकाल सकते हो स्केचिंग के थ्रू। क्योंकि मैं भी, मेरा मतलब जब कभी मूड ऑफ हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो मैं स्केचिंग पे ही जाता हूँ, क्योंकि वो जो भी अंदर माइंड में चल रहा है ना, वो निकल जाता है आपका। स्केचिंग बहुत ज़रूरी है। सबका अपना टूल होता है, एक राइटर्स का पेंसिल, सबका, हाँ, वो सब आप देख लो ना, राइटर्स को ले लो, सिंगर्स को ले लो, सब हाथ से काम शुरू में करते हैं। उसके लिए टूल्स उनने सॉफ्टवेयर पे जाना है बस, प्रेजेंटेशन के लिए, वो भी क्लाइंट के लिए। जी, एग्जैक्टली। म्यूजिशियन भी अपने लिए म्यूजिक अलग बना रहा है, जब रिकॉर्ड करेगा तो फिर वो सॉफ्टवेयर पे करेगा, वो बस अलग से करके करेगा। बट उसके लिए उसको लिखना पहले पेपर पे रहेगा। पेन और पेपर बहुत ज़रूरी है। वेरी इंटरेस्टिंग। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कमिंग। और आई होप कि एक और पॉडकास्ट करेंगे आपके साथ फ्यूचर में, जिसमें आपके साथ एक और आर्किटेक्ट रहेंगे। ओके, तो वहाँ तो और ज़्यादा बातें आएंगी। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू।